नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2023 की एक नई वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में हम 100% एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से देखने को मिलने वाले हैं। तो यदि आप इंडियन आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंडियन आर्मी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और टारगेट हमारा 22 का रहने वाला है। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इंडियन आर्मी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा या फिर लोथल। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, लोथल। लोथल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यदि मैं बात करूं लोथल की, तो इसकी खोज आर.एस. राव ने करी थी। किसने करी थी? आर.एस. राव ने करी थी। ये आपको याद रख लेना है। लोथल है कहाँ पर? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। और लोथल एक नगरीय सभ्यता है, ये चीज़ आपको जरूर से नोट डाउन कर लेना है। नगरीय सभ्यता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पक्की ईंटों के मकान देखने को मिले थे, नालियाँ देखने को मिली थी, कुएं देखने को मिले थे। और यहाँ पर दोस्तों जो मकान में दरवाजे लगे हुए थे, वे दरवाजे मेन रोड की तरफ खुलते थे। तो इसलिए दोस्तों लोथल को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और लोथल को दोस्तों मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, ये जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। किस नाम से? मिनी हड़प्पा के नाम से भी दोस्तों लोथल को जाना जाता है। यानी कह सकते हैं कि व्यापार का एक प्रमुख केंद्र लोथल था। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आया है कालीबंगा का नाम। तो कालीबंगा की चीज़ें भी हम लोग जान लेते हैं। कालीबंगा से दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिट्टी बनाने के पात्र कहाँ से मिले हैं। मिट्टी बनाने के पात्र कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा से मिले थे। जली चूड़ियों के सच्चे कहाँ से मिले हैं? तो यहीं से मिले हैं। ये दोनों चीज़ आपको कालीबंगा से रिलेटेड आपको याद कर लेना है। यदि मैं बात करूँ कालीबंगा है कहाँ पर, तो याद रख लेना है राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो का कई बार अर्थ एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रख लेना है इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या दोस्तों? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और दोस्तों कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको याद रख लेना है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। यदि दोस्तों मैं बात करूं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो इमारत आपको याद कर लेना है विशाल अन्नागार। क्या दोस्तों? विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो कई एग्जामों में पूछा जाता है और आपके भी एग्जाम में देखने को जरूर से मिलेगा। तो मोहनजोदड़ो जरूर याद कर लीजिएगा। सुरकोटड़ा से क्या पूछा जाता है दोस्तों? तो घोड़े की अस्थियां पूछी जाती हैं। घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली थी? तो सुरकोटड़ा से भी मिली थी घोड़े की अस्थियां। ये चीज आपको याद कर लेनी है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? लोथल आपका ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है गुप्त काल, आर्यकाल, मौर्य काल या फिर सैन काल। दोस्तों सभी क्वेश्चनों का आंसर सबसे पहले आपको बताना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आंसर। और वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि आप कितने क्वेश्चनों के आंसर सही कर पाए हैं। तो बताइए यहाँ पर किस काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। यदि मैं बात करूं गुप्त काल की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? नाम आपको याद रख लेना है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना की थी। और इसका अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा का नाम आपको याद रख लेना है, स्कंद गुप्त। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? स्कंद गुप्त था। अब दोस्तों गुप्त वंश में एक राजा हुए हैं चंद्रगुप्त प्रथम। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो आपको याद रख लेना है, चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट गुप्त वंश से किसका पूछा जाता है? तो आपको याद रख लेना है, समुद्रगुप्त का। किसका दोस्तों? समुद्रगुप्त का पूछा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में क्या पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसीलिए दोस्तों इसकी वीणा बजाते हुए मूर्ति इसके सिक्कों पर दिखाई गई है। समुद्रगुप्त से रिलेटेड ये दोनों चीज़ आपको जरूर से याद कर लेनी है। अब दोस्तों गुप्त वंश में तीसरे शासक का नाम पूछा जाता है, कुमारगुप्त का। क्या दोस्तों? कुमारगुप्त का। इनका नाम क्यों पूछा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको याद होगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो दोस्तों कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। ये नाम आपको जरूर से याद करके चलना है। इंडियन आर्मी एग्जाम में कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में लेके आया हूं दोस्तों, वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सब पे नोट डाउन जरूर से करते चलिएगा। चलिए बताइए कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? आपके ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। यदि मैं बात करूं गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे, तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपको याद रख लेना 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा दोस्तों 1931 में हुआ था, और तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो नाम आपको याद रख लेना है, भीमराव अंबेडकर जी का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और गोलमेज सम्मेलन से पूछी जाती है, पूछा जाता है कि विंस्टन चर्चिल ने किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, यानी आधा नंगा फकीर कहा था? तो आपको याद रख लेना, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में ही विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर की उपाधि दी थी। ये चीज भी आपको जरूर से याद करके चलनी है गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और चीन, या फिर पाकिस्तान और चीन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल आपको याद रख लेना है 324(2) के तहत निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं। यदि मैं बात करूं निर्वाचन आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था, तो आपको याद रख लेना है 25 जनवरी। कब दोस्तों? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए दोस्तों 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि मैं बात करूं कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो नाम आपको याद रख लेना है, सुकुमार सेन जी का। कौन दोस्तों? सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं। और वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में नाम आपको याद रख लेना है, सुशील चंद्रा का।
कौन दोस्तों? सुशील चंद्रा वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये सब चीज़ें नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। यदि दोस्तों आप कहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां से जाके आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके बाद आपको सभी वीडियो की पीडीएफ नोट्स मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश से थी? आपके ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश से थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका से संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। यदि मैं नाम की बात करूं तो नाम आपको याद रख लेना है, श्री मावो भंडार नायके। कौन दोस्तों? श्री मावो भंडार नायके जी मतलब श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, जो पहली महिला प्रधानमंत्री संसार में थी। ठीक है दोस्तों, यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में आपको याद रख लेना है, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी। और पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में नाम आपको याद रख लेना है बेनजीर भुट्टो का। कौन दोस्तों? बेनजीर भुट्टो जी पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अब बेनजीर भुट्टो को और भी क्या बोला जाता है? तो इन्हें पूरब की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको जरूर से याद करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1948, 1944, 1945 या फिर 1946। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है। 1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था। यदि डेट की बात करूं तो डेट आपको याद रख लेना है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था। और यदि मैं इसके मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय आपको याद रख लेना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जरूर से आप नोट डाउन करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? आपके ऑप्शन है वीणा, सितार, ढोलक या फिर तबला। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, वीणा। दोस्तों वीणा बजाने में निपुण था औरंगजेब। ठीक है, इसको भी नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। 8 ग्रह दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यदि मैं बात करूं कौन कौन से ग्रह हैं, तो आपको याद रख लेना है, सबसे पहले बुध। कौन है दोस्तों? बुध है। उसके बाद शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद दोस्तों मंगल आ जाता है। मंगल के बाद आपका बृहस्पति आ जाता है। कौन आ जाता है दोस्तों? बृहस्पति आ जाता है। बृहस्पति के बाद शनि आ जाता है। और शनि के बाद दोस्तों और 2 ग्रह अरुण और वरुण। कौन दोस्तों? अरुण और वरुण हैं। इनको जरूर से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों सबसे गर्म ग्रह एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रख लेना है शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि शुक्र क्यों सबसे गर्म ग्रह है, जबकि सूर्य के सबसे नज़दीक तो हमारा बुध है। लेकिन दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं बुध पर इतनी तेजी से पड़ती हैं कि बुध पर वायुमंडल खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए शुक्र को सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है। और शुक्र को और भी क्या बोला जाता है, तो पृथ्वी की बहन भी इसे बोला जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल दिखने वाला तारा ग्रह बोला जाता है। और पृथ्वी को नीला दिखने वाला ग्रह यानी नीला ग्रह के नाम से भी पृथ्वी को जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आपको जरूर से याद करके चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? आपके ऑप्शन है यमुना नदी, काली नदी, नर्मदा नदी या फिर कृष्णा नदी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यानी किस आर्टिकल के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको अभी तक हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो भी इंडियन आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए डेली लाता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए कि किस आर्टिकल के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है। आर्टिकल 356 यानी 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यदि मैं बात करूं 360 की, तो आपको याद रख लेना है वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। ये तीनों चीज आपको जरूर से याद करके चलनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको इंडियन आर्मी एग्जाम में जरूर से देखने को मिलने वाले हैं, तो इन सभी को जरूर से याद करते चलिएगा। चलिए बताइए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है रूस, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है दोस्तों, रूस। रूस से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। यदि दोस्तों मैं आप बात करूं आयरलैंड की, तो आपको याद रख लेना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी दोस्तों कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ब्रिटेन की बात करूं तो आपको याद रख लेना है संसदीय रूप। क्या दोस्तों? संसदीय रूप ब्रिटेन से लिए गए हैं। और यदि दोस्तों अमेरिका से बात करूं तो आपको याद रख लेना है मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये सभी चीजें जरूर से आपको याद करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बीरबल या फिर नानक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को दोस्तों भारत का तोता या तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से इसको याद कर लीजिएगा। यदि मैं बात करूं कि अमीर खुसरो दोस्तों किसके दरबारी कवि थे, तो आपको याद रख लेना है नाम बलबन। बलबन के दोस्तों ये दरबारी कवि थे। और बलबन दोस्तों कौन से वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का। किस वंश का दोस्तों? गुलाम वंश का शासक था बलबन। ठीक है दोस्तों, और बलबन को क्यों जाना जाता है? तो रक्त एवं लोह नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने ही अपनाई थी। और पारसी धर्म का एक त्योहार है दोस्तों नवरोज, इसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने ही की थी। ठीक है, जितनी भी चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं उन सभी को आप नोट डाउन जरूर से करते चलिएगा। यदि कोई भी दिक्कत हो वीडियो को रोक कर दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको कवर कराता चल रहा हूं ताकि एग्जाम के लिए आपका कुछ भी ना छूटने पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रूस की मुद्रा क्या है? दोस्तों मुद्रा से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा, तो आपको बताना है कि रूस की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन है रुपया, टका, येन या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो रूस की मुद्रा की बात करूं तो रूबल। क्या है दोस्तों? रूबल रूस की मुद्रा है। और रुपया की बात करूं तो रुपया कहाँ का है दोस्तों? तो पाकिस्तान और भारत का क्या है? रुपया है। टका की बात करूं तो आपको याद रख लेना है बांग्लादेश का है दोस्तों, यह बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और येन कहाँ की है? तो येन आपको याद रख लेना है जापान की है। कहाँ की है दोस्तों? जापान की है। तो ये सब चीजें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती या फिर जिम्नास्टिक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं?
तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, जिम्नास्टिक से संबंधित है, दीपिका कर्माकर। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों 15 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में जरूर से कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है उत्तल, अवतल, अवतल व उत्तल दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए। यदि दोस्तों निकट दृष्टि दोष की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस आपका सही हो जाता है। और दोस्तों इसमें एक और पूछ लेता है, जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोस्तों? जरा दृष्टि दोष भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रख लेना है। इसमें दोस्तों द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ दोस्तों अवतल लेंस लगा होता है और नीचे की तरफ दोस्तों उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, ये चीज आपको जरूर से याद कर लेनी है। और कई बार दोस्तों एग्जाम में लेंस की क्षमता पूछ ली जाती है, तो आपको याद रख लेना है लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है, जिसे दोस्तों डी से डिनोट करते हैं। तो ये चीज आपको याद जरूर से कर लेनी है, डायोप्टर को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षय रोग किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, कवक या फिर प्रोटोजोआ। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? क्षय रोग किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से संबंधित है दोस्तों क्षय रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा? यदि जब किसी तरल पदार्थ पर दाब बढ़ाया जाएगा तो उसका क्वथनांक कैसा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, अधिक होगा। ठीक है, जरूर से याद कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है संयोजकता, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या पर समन्यूट्रॉनिक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक पर दोस्तों परमाणु का रासायनिक गुण निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेरियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन को काफी सारे बच्चे गलत कर देते हैं, बेरियम का प्रतीक चिन्ह। तो इसका दोस्तों आंसर बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि आपको पता है तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बेरियम का प्रतीक चिन्ह दोस्तों Ba होता है, और कई सारे बच्चे दोस्तों Br लगाकर इसको चले आते हैं। तो याद रख लीजिएगा, बेरियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Ba होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बताइए, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, तंत्रिका कोशिका। दोस्तों तंत्रिका कोशिका प्राणी की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम। दोस्तों विटामिन जितने भी हैं उन सभी का आपको रासायनिक नाम जरूर से याद करके चलना है, और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये चीज जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, रेटिनॉल। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यदि दोस्तों मैं यहाँ बात करूँ एस्कॉर्बिक एसिड की, तो ये विटामिन सी का नाम है। क्या है दोस्तों? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ई का नाम होता है दोस्तों टोकोफेरोल। क्या दोस्तों? टोकोफेरोल, इसको लिख लेना है, ये गलत लिखा हुआ है, टोकोफेरोल इसको बोला जाता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस विद्यमान होती है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मीथेन। गोबर गैस में कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, मीथेन। मीथेन गैस दोस्तों गोबर गैस में पाई जाती है। यदि मीथेन की मैं रासायनिक सूत्र की बात करूं तो आपको याद रख लेना है CH4। CH4 दोस्तों मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गति के किस नियम को जड़त्व के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है। पहला नियम गति का दोस्तों पहला नियम है जिसे जड़त्व के नाम से भी जाना जाता है। यदि मैं बात करूं पहला नियम है क्या चीज, तो आपको याद रख लेना है, यदि कोई पिंड दोस्तों स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, और यदि वो गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल लगाकर उसके क्या गति में परिवर्तन ना किया जाए। क्या दोस्तों, जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसके गति में परिवर्तन ना किया जाए तब तक कोई भी पिंड दोस्तों वो उसी स्थिति में ही रहता है। यह क्या बोलता है, न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम बोलता है। ये चीज आपको याद कर लेना है, जिसे जड़त्व के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर से इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, यूरेनियम डेंटिंग। दोस्तों यूरेनियम डेंटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। किडनी, यकृत, थायराइड, हृदय। दोस्तों कई बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, यकृत। यकृत दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों कई बार यकृत ना देकर आपको लीवर दे देगा, क्या दे देगा, लीवर दे देगा। तो याद रखिएगा लीवर और यकृत दोनों एक ही चीज है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था, तो कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं तो ये कमेंट जरूर से करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।